क्या इलेक्टोरल बॉन्ड वाकई ही हमारा फ्री इंडिया का बिगेस्ट स्कैम है? मेरे हिसाब से नहीं। स्कैम तो यहाँ कॉमन और रेगुलर हो गया है। ये सिर्फ एक बड़ा स्कैम का एक्सटेंशन है। पावर में बैठा पॉलिटिशियन या पार्टी स्कैम तो रेगुलर करते हैं, बस जो मैटर थोड़ा बड़ा हो जाता है वैसे मैटर ही हम पब्लिक को दिखते हैं। स्कैम तो यहाँ कॉमन है, बस इंडियन के हिस्ट्री में और एक स्कैम जुड़ गया, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने से पहले हम लोग कहाँ थे? तब क्यों कोई नहीं बोल रहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हम सब लोग बस वेट करते रहते हैं कि कोई आके स्कैम को एक्सपोज करे। उससे पहले हमारे लिए सब ठीक रहता है। इसके बाद कई यूट्यूबर और न्यूज चैनल इस मैटर को कवरेज करके अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। रियलिटी में हम सब के अंदर का जेन्युइननेस बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तब हम सब लोग मिलकर बीजेपी को गाली देते हो और बीजेपी को करप्ट बोलते हैं। लेकिन क्या आप पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन लेने का हिस्ट्री को आप जानते हैं? पॉलिटिकल पार्टी और कॉरपोरेट का तुम मुझे चंदा दो मैं तुझे धंधा दूंगा, ये रिलेशनशिप हमारा इंडिपेंडेंस के बाद से ही चला आ रहा है। फ्रीडम मिलने के बाद हमारे देश में जब पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो आपको क्यों लगता है कि वो इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर हुआ होगा? क्योंकि वो बहुत पहले हुआ, इसलिए ऐसा आपको लगता है। हम लोग खुद को मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव मानते हैं। अरे यार, छल कपट धोखा सत्ता का सियासत उस टाइम में भी होता था और आज भी होता है। एक चुनाव लड़ने के लिए तब भी बहुत सारे पैसे की जरूरत था और आज भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। हम लोग खुद अपना एक वोट डालने के लिए किसी पॉलिटिशियन से पैसा मांगते हैं और हम ही इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। ये चंदा धंधा सिस्टम उस टाइम में भी एग्जिस्ट करता था और आज भी एग्जिस्ट करता है। तो आइए थोड़ा आज नज़र डाल लेते हैं चंदा धंधा के हिस्ट्री के ऊपर और डिटेल्स बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। पावर में आने के लिए और जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है और इलेक्शन टाइम में रैली, खाना, मीटिंग, पेट्रोल ऐसे बहुत खर्चा करना पड़ता है। इसके लिए उसको काफ़ी सारा पैसा का जुगाड़ लगाना पड़ता है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो तो कोई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं चला रहा है जो कि उसके कंटिन्यूसली मुनाफा देगा। सबके पास तो इतना पैसा नहीं रहता कि वो इलेक्शन लड़ पाए, इसलिए वीकर कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल डोनेशन का कॉन्सेप्ट को लाया गया था। और ये पॉलिटिकल डोनेशन का सिस्टम इलीगल नहीं होता, गलत तो तब होता है जब इसका कॉन्सेप्ट और पर्पज चेंज हो जाता है। जिस पार्टी का दबदबा और जीतने का चांसेस ज़्यादा है, डोनेशन तो उसको ही ज़्यादा मिलेगा और ये सेंस भी बनाता है। 1951 इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस का ही तो पावर था। उस टाइम का इलेक्शन फील्ड में सब मैच वन साइडेड ही होता था। उस टाइम में कांग्रेस के मुकाबले करने वाला ऐसा कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली सब डोनेशन तो कांग्रेस के पास ही जाता था। उस टाइम में टाटा, बिरला, ठाकुरदास जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस को डोनेशन देते थे। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस को उस टाइम में चंदा देते थे तो धंधा भी तो लेंगे। उस टाइम में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट के सब काम ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को ही मिलता था। 1961 में कांग्रेस के रूलिंग के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रूल निकाला था। उस रूल के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप मंदिर में कुछ डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स लगता है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री रहता है। ऐसे रूल तो हमारा गवर्नमेंट ही बनाता है, तो ऑब्वियसली ऐसे तो होना ही था। राजीव गांधी जी ने 1985 में पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन लेने के ऊपर सर्टेन रूल का इम्पोज किया था। उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी कंपनी अपना लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर पाता था। ये फिगर आगे बढ़ के 7.5 कर दिया गया था और ये परसेंटेज के ऊपर भी सर्टेन लिमिट का इम्पोज था। आपका अगर एक बड़ा कंपनी है और आप बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हो तभी आप 25,000 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाते थे। ये वैल्यू मैक्सिमम 25,000 या 7.5 होता था। ऐसे डोनेशन ट्रांजैक्शन को कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाने के लिए रूल मैंडेटरी था। ऐसे चलते मार्केट में ब्लैक मनी सर्कुलेशन एकदम इमीडिएट से बहुत बढ़ गया। इसके बाद ब्लैक मनी इलेक्शन के टाइम में बहुत इन्वॉल्व हो गया। ये सब देख के 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को अमेंड करा गया और कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर सर्टेन लिमिट का इम्पोज किया गया। उस पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई भी डोनर 20,000 रुपये या 20,000 से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता था तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एनुअल रिपोर्ट में इसी के पास सबमिट करने के लिए मैंडेटरी रूल था। ऐसे रूल आने के बाद भी मार्केट में ब्लैक मनी सर्कुलेशन कम नहीं हुआ था। ऐसे रूल को बाईपास करने के लिए जो डोनर था वो 20,000 रुपये से 100-200 रुपये कम
करके डोनेट करता था और ऐसे ट्रांजैक्शन को पब्लिक नहीं किया जाता था। इसके बाद 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम लेके आए। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के समय बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका असली मकसद ये कहा था कि ऐसे बॉन्ड आने से मार्केट में ब्लैक मनी सर्कुलेशन एकदम से खत्म हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन सिस्टम के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, ऐसे लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी पार्लियामेंट में कहे थे। इसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने के लिए चाहते थे वो SBI ब्रांच जाके 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ जैसे बॉन्ड खरीद के वो सीधा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड ये 4 अमाउंट में अवेलेबल था और ये SBI ब्रांच में मिलता था। ऐसा नहीं कि सब SBI में मिलता था, देश के चुने हुए सिर्फ 29 ब्रांच में ही इलेक्टोरल बॉन्ड अवेलेबल था। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद उसे आप अपने फेवरेट पार्टी को 15 दिन के अंदर ही देना होगा और उसी 15 दिन के अंदर ही उस पॉलिटिकल पार्टी को ब्रांच में जाके इस अमाउंट को एनकैश करना होगा। एनकैशमेंट के बाद जो पर्टिकुलर एक अकाउंट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, उस बैंक में, उस अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिक पैसा जमा हो जाता था। बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता था तो ऑटोमेटिक ये पैसा PM केयर रिलीफ फंड में जमा हो जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनर का कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं रहता था, सिर्फ अमाउंट लिखा रहता था उसके ऊपर। इस पूरे प्रोसेस में ये तो सिर्फ SBI ही था जिसको पूरा डिटेल्स मालूम था कि डोनेट कौन कर रहा है और वो पैसा किस पार्टी के पास गया। रूल के हिसाब से तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टी को भी डोनर का पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी झोल था, यह मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी ने बीजेपी को डोनेशन देने के लिए बॉन्ड खरीदा हो और ये रास्ते में चोरी हो जाएगा और वो बॉन्ड कांग्रेस तक पहुंच जाएगा तो कांग्रेस भी उसे एनकैशमेंट कर सकता था, ऐसा रूल था। इसको ऊपर से देखने के बाद आपको लगेगा कि वाह क्या सिस्टम है, एकदम जेन्युइन और ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे होता तो इसे घोटालों का भंडार नहीं कहा जाता था और सुप्रीम कोर्ट भी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर पाता। तो आइए आपको मैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड रिलेटेड प्रॉब्लम एक एक करके गिनवाता हूँ। पहले जो भी कंपनी डोनेट करता था वो उसका प्रॉफिट का 7.5% या 25,000 जो मैक्सिमम हो वही डोनेट कर पाता था, लेकिन अब ये लिमिट अनलिमिटेड हो गया था। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर एक कंपनी चाहे तो वो किसी भी अमाउंट अपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूल के हिसाब से जो कंपनी साल में 1 लाख रुपए मुनाफा कमा रहा है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ तक डोनेशन कर रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डाटा पब्लिश करने के बाद ये क्लियरली दिख रहा था कि चंदा धंधा सिस्टम पूरा ओपनली चल रहा था। मेगा इंजीनियरिंग एक कंपनी ने 2019 और 2024 के बीच में बीजेपी को भर भर के डोनेशन किया था, इसीलिए उसे काफी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला। ऐसे ही और एक कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग वो 55 करोड़ का बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिया था और रिटर्न में उसे काफी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। उत्तराखंड का टनल का प्रोजेक्ट भी उसे मिला था, लेकिन वो बाद में कोलैप्स हो गया था और इसके चलते काफी न्यूज मीडिया में चला। ये तो सिर्फ 2 कंपनी का एग्जाम्पल है, ऐसे और भी कंपनी है जो भर भर के गवर्नमेंट को डोनेट करते थे और रिटर्न में गवर्नमेंट से काफी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी लेते थे। वैसे और एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग जिसका सालाना प्रॉफिट है 100 करोड़, लेकिन वो बीजेपी को 1000 करोड़ से ज्यादा डोनेट किया है। आप खुद सोचो क्या यहाँ कोई सेंस बनता है ऐसे ट्रांजेक्शन का। जिन जिन कंपनी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया था और बाद में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, उन कंपनी में मनी एलोकेशन को लेके काफ़ी अनफेयर देखने को मिला है। ये एलोकेशन पहले कुछ होता था, लेकिन काम खत्म होते होते बहुत ज़्यादा पैसा उनको एलोकेट किया जाता था। लेकिन ऐसे कंपनी से सवाल कौन पूछेगा। ये कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के तो गवर्नमेंट के मुंह पे ताला लगा दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के टाइम में गवर्नमेंट ये कहा था कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसका डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी को भी पता नहीं चलेगा कि डोनेट कौन कर रहा है। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेबोरेटरी में अल्ट्रा वायलेट लेंस द्वारा स्कैनिंग करा गया तो वहाँ पे एक यूनिक कोड लिखा हुआ पाया गया। तो इसके बाद गवर्नमेंट के ये सफाई पे भी सवाल उठना शुरू हुआ। बाद में इसको लेके ये सवाल उठा कि उस यूनिक कोड के जरिए से ही बाद में वो डोनर उस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाकर अपना डोनेशन का सबूत पेश कर सकता है और उससे बिजनेस ला सकता है। नहीं तो वो कंपनी जो साल में 100 करोड़ रुपए मुनाफा कमा रहा है वो भला क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी को 1000 करोड़ रुपए डोनेशन देगा। कोई सेंस बनता है क्या यहाँ। आप खुद एक बार अपना दिमाग लगा के सोचो। आज तक जितना भी बॉन्ड खरीदा गया था उसमें से 92% से ज़्यादा बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का वैल्यू का बॉन्ड था।
आप खुद से सोचो, इतना बड़ा अमाउंट का बॉन्ड कौन खरीदेगा? कोई पर्सनल इंसान खरीदेगा या कोई कॉर्पोरेट कंपनी खरीदेगा? अगर ऐसे कंपनी को गवर्नमेंट के तरफ से कोई मुनाफा नहीं मिलेगा तो क्यों ऐसे कंपनी भर भर के बॉन्ड खरीद के गवर्नमेंट को दे रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के रूल के हिसाब से जो कोई डोनेशन करेगा पॉलिटिकल पार्टी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो क्यों ऐसे कोई भर भर के इतना बड़ा अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करे? ऐसे बहुत कंपनी है जहां सीबीआई और ईडी के रेड पड़ने के बाद ये कंपनी भर भर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पार्टी को डोनेट करते थे और इसके तुरंत बाद उन कंपनियों के ऊपर लगाए गए चार्ज को सीबीआई और ईडी हटा देते थे। किस लेवल पे ये खेल चल रहा है, अगर आप एक बार ठीक से सोच के इस खेल को समझ जाओगे तो आप हैरान रह जाओगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिस पार्टी का ज़्यादा दबदबा है और जिस पार्टी का जीतने का चांस ज़्यादा है उस पार्टी को ही ज़्यादा डोनेशन मिलता है। इस हिसाब से 2017 के बाद बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है। ये रहा स्क्रीन के ऊपर डाटा, आप खुद देख लो। देश की सेवा करना तो सेकंड ऑप्शन होता है, पहले इलेक्शन जीत के आना पड़ता है और इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी पैसा का जरूरत होता है। इसीलिए चाहे वो बीजेपी हो या कोई दूसरा पार्टी, रूल तो वो अपने हिसाब से ही बनाते हैं और रूल को ऐसा बनाते हैं कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कैसे मिल पाए। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ पार्टी रूल को बनाने से पहले थोड़ा कुछ समझते हैं और कुछ पार्टी रूल को बनाने से पहले कुछ नहीं समझते। इसके चलते नुकसान कितना होगा वो नहीं समझते। बीजेपी के द्वारा लाए गए इस न्यू इलेक्टोरल बॉन्ड में दो ही मेजर प्रॉब्लम थे। पहला, ये डोनेशन के ऊपर कोई सर्टेन लिमिट नहीं था, जो डोनर जितना भी चाहे वो डोनेशन कर पाता था। दूसरा है डोनर का आइडेंटिटी, जो चाहे जितना भी डोनेट कर रहा है लेकिन उसका आइडेंटिटी सबसे छुपा रहता है, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाना हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेट है। ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारे देश को भी खतरा है। जो कोई हमारे देश के खिलाफ है वो भी ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्वेस्ट करके बाद में सरकार पे दबाव बना सकता है। सरकार के कुछ टेररिस्ट ग्रुप भी किसी और से ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बाद में गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना के अपना काम निकाल सकते हैं। तंबाकू सेक्टर जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है, वो भी गवर्नमेंट को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन दे के बाद में अपना काम निकाल सकते हैं। ऐसे तंबाकू ग्रुप सरकार के ऊपर दबाव बना के अपना क्या क्या काम हासिल कर सकते हैं। आप समझदार हो, खुद से एक बार सोचो, समझ जाओ। इसीलिए तो मैं अपना वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि ये तो जुडिशियरी है जो हमारा देश को सही डायरेक्शन दिखा रहा है। ये तो जुडिशियरी ही है जिसे कोई खरीद नहीं पाया है। ये बिल्कुल फ्रीडम पे अपना काम कर रहा है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल में लाने की काफ़ी कोशिश कर रही है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।